Hello student, welcome to Meta Education channel where you can change the way of your learning and understanding. तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन से। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में आपको एम्पेयर दिख रहा है और बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं, उनको पता होता है कि यूनिट क्या है करंट का, एम्पेयर, तो वो आगे के ऑप्शन को देखे बिना ही क्या करते हैं, ए ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। ए ऑप्शन सही है आपका, पर जरा गौर से देखना आगे। बी ऑप्शन है कूलम पर सेकेंड, सी ऑप्शन है वॉट और डी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। देखो ए ऑप्शन एम्पेयर तो करंट का यूनिट है, ये तो हमें सबको पता है। क्या ये डी ऑप्शन भी हो सकता है इसका राइट आंसर? उसके लिए देखो उसने बोला बोथ ए एंड बी, देन लुक एट द ऑप्शन बी आल्सो, कूलम पर सेकेंड। आपको पता है करंट का फॉर्मूला क्या होता है, आई इक्वल टू क्यू बाई टी, चार्ज अपॉन टाइम। और चार्ज के यूनिट क्या होते हैं, कूलम, और टाइम के यूनिट क्या होते हैं, सेकेंड। तो करंट का यूनिट क्या आ गया, कूलम पर सेकेंड। इसी को तो एम्पेयर बोलते थे। इसका मतलब ए भी सही है और बी भी सही है, इसीलिए आंसर इसका आएगा डी ऑप्शन जिसमें लिखा है बोथ ए एंड बी। तो बच्चों इस बात का ध्यान रखना, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए और जिसमें ऑप्शन बोथ वाला हो तो उस ऑप्शन को जरूर देखा करो और उसके अकॉर्डिंग चेक किया करो क्या वो आंसर हो सकता है या नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ वोल्ट मीटर देर आर 20 डिवीजन बिटवीन 0 मार्क एंड 0.5 वोल्ट मार्क, द लीस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर इज। अब आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि वोल्ट मीटर का लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं। जिसने वो वीडियो नहीं देखी बच्चों, आई विल प्रोवाइड द लिंक, उस वीडियो को जरूर देखना, बिकॉज वो वीडियो जो है वो आपके पूरे कंसेप्ट को क्लियर कर देगी इलेक्ट्रिसिटी के। तो आपको पता था कि लीस्ट काउंट कैसे देखते हैं। यहाँ पे उसने बोला है कि 20 डिवीजन किसके बीच में, 0 और 0.5 वोल्ट के। इसका मतलब क्या हुआ कि 20 डिवीजन जो हैं वो कितना आंसर देगी, 0 से कहाँ चले गए 0.5, तो कितना आगे चले गया 0.5। तो 20 डिवीजन इज इक्वल टू 0.5 वोल्ट्स। लीस्ट काउंट होता है कि 1 डिवीजन कितनी रीडिंग देगा। तो 20 डिवीजन को हम क्या कर देंगे, अब नीचे डिवाइड कर देंगे। अब जैसे ही डिवाइड करोगे एक जीरो डेसिमल में जाएगा, तो 0.05/2, और 2 जब कटिंग करोगे इसके साथ तो 0.025। तो ये आ गया इसका आंसर, आपका ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हुआ बच्चों? अब थर्ड क्वेश्चन है, द करंट फ्लोइंग थ्रू अ रेजिस्टर कनेक्टेड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड पोटेंशियल डिफरेंस developed across its end are shown by milliammeter and voltmeter respectively as given below. The resistance of resistor is, देखो आपको एमीटर दे दिया यहाँ पे ये वाला, आपको वोल्ट मीटर दे दिया, और आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि फाइंड द रेजिस्टेंस। एक ही फॉर्मूला है रेजिस्टेंस, जहां से निकलेगा V इक्वल टू आई आर। उसके लिए आपको V चाहिए और I चाहिए, और V और I कहां से देखोगे आप, वो आप देखोगे इस वोल्ट मीटर और एम मीटर से। तो सबसे पहले जो आपको ये वाला दिया हुआ है डिवाइस, दिस इज एम मीटर। मुझे कहां से पता चला बच्चों, क्योंकि यहाँ पे देखो मिली एम्पेयर यूनिट मेंशन किया हुआ है ना। तो मिली एम्पेयर किसका यूनिट होता है, करंट का। इसलिए यहां से हमें क्या पता चलेगा, करंट की रीडिंग। तो कैसे देखेंगे, उसके लिए मैंने आपको कल बताया, उसके लिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। देखो यहां तक 100 है, उसके आगे कितनी डिवीजन है, 1 2 3 एंड 4, 4 डिवीजन आ गए। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस एम मीटर का लीस्ट काउंट निकालना पड़ेगा, मतलब कि एक डिवीजन कितना आंसर दे रही है। उसके लिए क्या करोगे आप, पहले 0 और 100 के बीच में कितनी लाइंस है, 1 2 3 4, और 100 वाली भी काउंट करनी है 5। तो 0 और 100 तक कितनी लाइंस हो गई, टोटल 5। इसका मतलब एम मीटर की 5 डिविजन्स कितना आंसर देगी आपको, 100 मिली एम्पेयर, क्योंकि ये डिवाइस किस में मेजर कर रहा है, मिली में, नीचे मिली लिखा हुआ है ना। तो इस एमीटर की 5 डिवीजन 100 मिली एम्पेयर के इक्वल है। तो 1 डिवीजन कितने के इक्वल होगी, 1 डिवीजन इज इक्वल टू 100/5, दैट इज 20। तो 1 डिवीजन बच्चों इसकी किसके इक्वल हो गई, आपकी 20 मिली एम्पेयर। तो अब टोटल वैल्यू कितनी आ गई, देखो यहां तक तो आपको पता ही था 100 है, 100 से आगे कितनी गई है, 1 2 3 एंड 4।
4 डिवीजन 100 से आगे चले गई हैं, तो 4 डिवीजन के कॉरेस्पॉन्डिंग कितना आंसर आएगा, 4 डिवीजन हो जाएगी आपकी 4 इंटू 1 डिवीजन 20 थी, तो 4 इंटू 20 80 मिली एम्पेयर। सो टोटल करंट कितना आ गया, 100 तो पहले ही था यहां तक, 100 प्लस 4 डिवीजन आगे थी, तो 4 डिवीजन के कॉरेस्पॉन्डिंग कितना करंट आ गया, 80। सो टोटल इज 180 मिली एम्पेयर। ये आपका करंट आ गया कि जो आपका एम मीटर है वो कितना रीडिंग दे रहा है, 180 मिली एम्पेयर। अब ऐसे ही आगे टर्न है वोल्ट मीटर की, तो सबसे पहले आपको वोल्ट मीटर का भी क्या करना पड़ेगा, लीस्ट काउंट निकालना पड़ेगा। तो वोल्ट मीटर के केस में देखो, अब 0 से आगे काउंट करें अगर 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 डिवीजन जैसी पूरी हुई तो आंसर 0 से कितना हो गया, 1 वोल्ट। तो इसका मतलब 5 डिवीजन 1 वोल्ट आंसर दे रही है। तो लीस्ट काउंट निकालना है, मतलब 1 डिवीजन कितना आंसर देगी, 1/5 डेट इज 0.2 वोल्ट। तो 1 डिवीजन दे रही है आपको 0.2 वोल्ट। अब हमारी आंसर कितना होना चाहिए, देखो 1 तक तो ये रहा 1, 1 के आगे कितनी है, 1 2 3 4, 1 तक तो था ही, 1 के आगे कितनी नीडल गई है, 4 डिवीजन आगे गई है। तो 4 डिवीजन कितना आंसर देगी हमारा, 4 डिवीजन्स इज इक्वल टू 4 इंटू 0.2 डेट इज 0.8 वोल्ट। तो टोटल वोल्टेज कितनी आ गई हमारी, टोटल वोल्टेज आई हमारी इस क्वेश्चन में, 1 पहले की थी, 1 से आगे गई है ना, तो 1 प्लस कितनी आगे गई, 4 डिवीजन, 4 डिवीजन के कॉरेस्पॉन्डिंग कितना आंसर आ गया, 0.8, तो ये आ गया आपका 1.8 वोल्ट्स। ठीक है, पिछला नहीं भूलना, यहाँ पे 1 से आगे गई तो 1 को काउंट किया, उसके बाद अगली कितनी डिवीजन 1 से आगे गई हैं उन डिवीजन को काउंट करके उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वोल्टेज टोटल निकाल दी। तो करंट आया 180 मिली एम्पेयर और वोल्टेज आ गई आपकी 1.8 वोल्ट्स। अब यहाँ पे देखो करंट मिली एम्पेयर में है, यू नीड टू कन्वर्ट इट इनटू एम्पेयर, क्योंकि एसआई में काम करना, और आपको बताया था कि मिली एम्पेयर में कितने एम्पेयर होते हैं, 10⁻³ एम्पेयर। अब फॉर्मूला लगाते हैं, देखो तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू आई आर एंड देन योर R इज इक्वल टू V/I। V कितना आ गया था हमारा टोटल 1.8, और हमारा I कितना आया है 180 इंटू 10⁻³ 1.8 10 की पावर ऊपर जाके +3 नीचे 180। तो देखो अब ये डेसिमल हटा, नीचे एक 10 और आ गया, तो 18 10 180, ऊपर 10⁻3, नीचे कितने 10 है 2, तो 10⁻2, ये 2 पावर के साथ 3 पावर कैंसिल, कितनी पावर बच गई 10 की 1, मतलब 10 इज योर आंसर। सो दिस इज योर ऑप्शन नंबर डी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, क्योंकि इसमें वो दोनों ही डिवाइस कैसे देखने हैं वो पूछ रहा है, एम मीटर भी और वोल्ट मीटर भी। और बच्चों इस क्वेश्चन में जो आपने एक चीज माइंड में रखनी है, जो कभी नहीं भूलना, वो है यूनिट्स, कि एम मीटर के यूनिट्स क्या थे। तो उसके लिए आपने बस यहाँ पे नीचे देखना है ये वाला, अगर वो यहाँ पे सीधा ए लिखता तो सीधा उसने जो डिवाइस आपको एम मीटर दिया है वो एम्पेयर में करंट मेजर कर रहा है, पर इस केस में स्मॉल एम इंटू ए था, मतलब मिली एम्पेयर। सो यू नीड टू कन्वर्ट इट इनटू एम्पेयर फर्स्ट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज the rest position of needle in milliammeter and voltmeter not in use are shown in figure A. If the reading of the needle are in the position shown in figure B, then find the correct value of current and voltage. देखो इस क्वेश्चन में नीचे पहले डायग्राम दिए हैं, ये आपको मिली एम्पेयर और वोल्ट मीटर, ये मिली एमीटर की रीडिंग दी है और ये वोल्ट मीटर की रीडिंग है। कब, जब कहते हैं सर्किट में करंट 0 था, मतलब सर्किट स्विच ऑफ थे, तो तब आपका मिली एमीटर यहाँ पे नीडल शो कर रहा था और आपका वोल्ट मीटर यहाँ पे नीडल शो कर रहा था। जबकि आपको पता है जब सर्किट ऑफ होता है तो दोनों की नीडल कहाँ होनी चाहिए थी, 0 पे होनी चाहिए थी, जबकि आपके एमीटर की जो नीडल है वो 0 से पीछे है और आपकी जो वोल्ट मीटर है उसकी रीडिंग 0 से आगे। तो इसको ठीक करना है पहले, ठीक है, पहले इस डिवाइस को ठीक करना है। ठीक कैसे करोगे, ये कितना पीछे है, ये 1 और 2 डिवीजन पीछे है ना, तो इसमें क्या करेंगे हम +2 डिवीजन कर देंगे कि ये यहां पे आ गया 0 पे, कि 1 और 2 डिवीजन ऐड की,
तो उसके बाद यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे कितनी डिवीजन माइनस करनी पड़ेगी, 1 एंड 2 की, वापस ये 0 पे आ जाए, है ना। तो यहाँ पे 2 डिवीजन माइनस करनी पड़ेगी और यहाँ पे 2 डिवीजन प्लस करनी पड़ेगी। 2 लाइन आगे जाना पड़ेगा एमीटर के केस में और 2 लाइन पीछे जाना पड़ेगा वोल्टमीटर के केस में। अब आपने इसको सर्किट में लगा दिया, सर्किट के लगाने के बाद उसने ये रीडिंग दी, तो ये भी तो गलत होगी, जैसे स्टार्टिंग में गलत था तो ये भी गलत होगा। एमीटर को ठीक कैसे किया आपने, 2 डिवीजन ऐड कर दी, तो यहाँ पे भी आपको 2 डिवीजन ऐड करनी पड़ेगी। तो जब आपने 2 डिवीजन ऐड की तो आपकी जो नीडल है वो कहाँ चले जाएगी, 40 से एक आगे, है ना, चले जाएगी ना, 40 से एक आगे, 40 से एक पीछे है। 1 प्लस किया तो 40 पे आ गई और एक और ऐड किया तो एक डिवीजन आगे आ गई। इसका मतलब अब आपकी नीडल जो है वो यहाँ पे 30 है। इसकी बात करें अगर 30 के बाद कितनी लाइंस है, 1 2 3 4, फिर आ गया 40 से एक आगे। पहले कहाँ थी, पहले नीडल यहाँ थी, 2 ऐड की तो कहाँ पहुंच गई, यहाँ पहुंच गई। ठीक करना पड़ेगा ना डिवाइस को। उसके बाद ऐसे ही ये आ गया आपका मिली एमीटर। अब वोल्ट मीटर की बारी, पहले क्या था, -2 करना पड़ा क्योंकि वोल्ट मीटर आगे थी, उसको -2 करके पीछे लेके आना पड़ा। तो बाद में भी तो आपको क्या करना पड़ेगा, -2 करना पड़ेगा। और जैसे ही आप -2 करोगे तो वो कहाँ पे पहुंच जाएगा, अभी कहाँ पे है वो, अभी है 3 पे, ये थर्ड वाली लाइन पे है। तो जब आप इसमें से माइनस करोगे 2, 1 एंड 2, तो वो कहाँ पहुंच जाएगा, वो यहाँ पे पहुंच जाएगा। मैं यहाँ बनाता हूँ इसको, 3 के बीच में 1 2 3 4 और ये 5 करके 4 आ गया था। पहले आपकी नीडल कहाँ पे थी, पहले आपकी जो नीडल थी बच्चों वो थी 3 पे। जब आपने इसमें -2 किया क्योंकि आपने डिवाइस ठीक करना था, तो ये आ गई यहाँ। अब बताओ, कहते कि इनकी रीडिंग क्या है, ठीक करने के बाद वाली रीडिंग बतानी है, असली वाली रीडिंग। तो पहले हम करंट की रीडिंग बताते हैं यहाँ से। तो देखो, रीडिंग बताने के लिए बच्चों फर्स्ट यू नीड टू फाइंड द लीस्ट काउंट। मैंने तब भी बताया था लीस्ट काउंट निकालना जरूरी है। वो कैसे निकालोगे, अब इसमें 0 तो नहीं दिया हुआ, इसमें तो डिवाइस हमें 30 से 40 में दिया हुआ है ना। तो ये आप पहले में देख लो। तो यहाँ पे देखो 0 से 10 तक कितनी लाइंस है, 0 वाली काउंट नहीं करनी, यहाँ पे फर्स्ट लाइन, फिर ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो 0 से आगे 10 तक 5 डिविजन्स है, मतलब वही काम, 5 डिविजन्स आपको कितना आंसर दे रहा है, 10 मिली एम्पेयर। तो 1 डिवीजन कितना देगी बच्चों, 1 डिवीजन देगी 10/5, दैट इज 2 मिली एम्पेयर। ये आ गया लीस्ट काउंट आपका। अब आंसर कितना होगा, देखो आंसर के लिए 30 पहले ही था पीछे, है ना, तो 30 तो प्लस करना ही पड़ेगा। उसके बाद नीडल आपकी कहाँ पहुंच गई, यहाँ पे पहुंच गई। तो नीडल आपकी 40 से भी आगे पहुंच गई, नीडल थी यहाँ पे, पर ठीक करने के लिए आपको 2 ऐड करनी पड़ी ना डिवीजन, तो वो यहाँ से कहाँ पहुंच गई, आगे पहुंच गई। तो अब मैं इस 30 को नहीं देखूंगा, मैं किसको देखूंगा, इस 40 को। जो हमारी नीडल है उसके पीछे कौन सा नंबर है, 40, और 40 से आगे कितनी डिवीजन है, 1। तो करंट कितना आ गया, 40 प्लस 1 डिवीजन आगे भी तो है, तो 1 डिवीजन के कॉरेस्पॉन्डिंग कितना करंट होता है, 2। तो आंसर कितना आ गया, 42 मिली एम्पेयर। तो करंट का आंसर कितना आ गया, 42 मिली एम्पेयर। अब बात करें अगर वोल्ट मीटर की, तो वोल्ट मीटर का भी लीस्ट काउंट निकालना पड़ेगा। उसके लिए भी यहाँ पे देखो 0 और 1, 0 से आगे कितनी लाइन है, 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पे वोल्ट मीटर की अगर बात करें तो वोल्ट मीटर में 5 डिविजन्स कितना आंसर दे रही हैं आपको, 5 डिवीजन इज इक्वल टू 1 वोल्ट। तो 1 डिवीजन लीस्ट काउंट मतलब 1 डिवीजन देगी 1/5, दैट इज 0.2 वोल्ट्स। अब आंसर देना है कि टोटल वोल्टेज कितनी है। तो टोटल वोल्टेज देखो, नीडल यहाँ पे थी पहले ये वाली, पर आपने डिवाइस ठीक करने के लिए क्या किया था, -2 डिवीजन, 2 डिवीजन पीछे लेके गए थे क्योंकि नीडल 0 से आगे थी, इसलिए पीछे लेके जानी पड़ी थी -2 डिवीजन। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया था, 2 पीछे ले गए, यहाँ से इसको यहाँ पे ले गए। तो इसकी रीडिंग बतानी है। तो 3 पहले 3 वोल्टेज है, 3 से आगे कितनी डिवीजन है, 1। तो आंसर कितना आएगा वोल्टेज का, 3 प्लस 1 डिवीजन आगे है, तो कितना आंसर आ गया, 1 डिवीजन का कितना आंसर आता है, 0.2। तो आंसर इज 3.2 वोल्ट्स। तो देखो ये कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ही ऑप्शन लग रहा है मुझे, यस, 42 मिली एम्पेयर एंड 3.2 वोल्ट्स। तो ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से करना, पर रीडिंग्स आपको लेनी आनी चाहिए। पहले देखा करो कौन सा नंबर है,
नीडल जो है उसके पीछे कौन सा नंबर आ रहा है, और उसके बाद चेक कर लो कि नीडल उस नंबर से आगे कितनी डिवीजन पे, और उस डिवीजन के कॉरेस्पॉन्डिंग करंट या वोल्टेज निकालो और उनको क्या कर दो ऐड, और लीस्ट काउंट आपको निकालना पड़ेगा, मतलब वन डिवीजन कितना आंसर दे रही है वो आपको निकालना पड़ेगा। क्लियर हुआ ये चीज? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको अच्छे से करना। अगला क्वेश्चन है बच्चों, रेजिस्टेंस ऑफ मेटेलिक कंडक्टर। जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? देखो वो कहता, यहाँ पे टेम्परेचर बेस्ड क्वेश्चन है, इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, नन ऑफ दिस। तो आपको याद होगा मैंने पिछली वीडियो में आपको समझाया था कि जो टेम्परेचर का अफेक्ट है रेजिस्टेंस पे वो क्या है कि टेम्परेचर बढ़ता है तो कोलिजन बढ़ते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स के। बोला था ना कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं उनके बीच का कोलिजन होते हैं जिसके कारण रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है? रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो इसका आंसर क्या है आपका? ऑप्शन 1। अब है वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन द ग्राफ। ग्राफ से आपने रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले देखो ये ग्राफ आई वी ग्राफ है बच्चों, आई इस तरफ, वी इस तरफ। तो मैंने क्या बोला था कि आई वी ग्राफ की जो स्लोप होती है वो किसके इक्वल होती है? 1 रेजिस्टेंस के, है ना। सीधा स्लोप इक्वल टू रेजिस्टेंस इज फॉर वी आई ग्राफ एंड दिस इज आई वी ग्राफ। तो इसमें स्लोप का रेसिप्रोकल होगा रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे देखो आप स्लोप कैसे निकालोगे, उसके लिए आपको क्या चाहिए? राइट एंगल ट्रायंगल टैन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये ट्रायंगल बन रहा है, देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ से ऐसे लाइन खींची ये, तो टैन थीटा होता है स्लोप, ये थीटा होता था एंगल। तो टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये आपका परपेंडिकुलर और नीचे वाला बेस है। ये कितनी वैल्यू है इसके लिए? आप इसको आगे देखोगे, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना है हमारा? 0.1। तो परपेंडिकुलर इज 0.1 और बेस कितना है आपका? बेस के लिए आप इसको देखोगे तो 0 से कितना आगे गया ये? 1। तो 1 आ गया बेस आपका। तो स्लोप कितनी आ गई आपकी? 0.1, दैट इज 1/10। ये आ गई स्लोप। अब स्लोप किसके इक्वल है? 1/रेजिस्टेंस के। तो यहाँ पे स्लोप की जगह आ गया 1/10, ठीक है, ये यहाँ पे। अब इसको आगे देखो, 1/रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1/10 विच मीन्स रेजिस्टेंस किसके इक्वल आ गया? 10 ओम के, क्योंकि दोनों रेसिप्रोकल है ना। 1/रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1/10, दोनों का आप दोबारा से रेसिप्रोकल करोगे तो रेजिस्टेंस इक्वल टू 10 ओम आ जाएगा। तो यहाँ पे यही क्या है इसका आंसर, ठीक है। तो स्लोप निकालनी है जस्ट, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी करवाया थे, क्वेश्चंस ऐसे आते हैं। तो स्लोप निकालनी है बस। वी आई ग्राफ होता तो स्लोप ही रेजिस्टेंस होती, पर आई वी ग्राफ है तो स्लोप का रेसिप्रोकल रेजिस्टेंस होता है, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो बोला गया है कि एक एमीटर हैज अ रेंज ऑफ 0 to 3 एम्पेयर एंड देयर आर 30 डिवीजन ऑन इट्स स्केल, व्हाट इज द लीस्ट काउंट। तो इस क्वेश्चन में उसने बोला बच्चों कि आपके पास एक एमीटर है, उसकी रेंज कितनी है? 0 से 3 एम्पेयर, मतलब वो लास्ट कितना करंट बताएगा? 3 एम्पेयर का। उसकी लास्ट वैल्यू जो है एमीटर की वो क्या होगी? 3 एम्पेयर। और उसने क्या बोला कि तेरा 30 डिवीजन, टोटल कितनी डिवीजन है? 30 डिवीजन। तो 30 डिवीजन हैं टोटल, और वो 30 डिवीजन मतलब 0 से 30 डिवीजन कब होगी? जब आपका सर्किट में कितना करंट आ जाएगा? जितनी उसकी रेंज है 3 एम्पेयर। तो यहाँ पे 30 डिवीजन हुई तो मतलब आंसर आएगा 3 एम्पेयर। मैंने निकालना है लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या होता है बच्चों? 1 डिवीजन के कॉरस्पॉन्डिंग कितना आंसर आ रहा है। तो 30 डिवीजन इज इक्वल टू 3 एम्पेयर, 1 डिवीजन इज इक्वल टू 3/30, दैट इज 1/10, that is 0.1 एम्पेयर, विच इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक आधा क्वेश्चन इसका पेपर में मिल ही जाता है रेंज का, ठीक है। ऐसे कि पहले लीस्ट काउंट निकालो या डायग्राम में से रीडिंग बताओ, तो ये अच्छे से करने हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट नाउ, इन अ मिली एमीटर देर आर 20 डिविजन्स बिटवीन 400 मिली एम्पेयर मार्क एंड 500 मिली एम्पेयर मार्क, द लीस्ट काउंट ऑफ मिली एमीटर इज। इसका क्या मतलब है कि मतलब 400 मिली एम्पेयर और 500 मिली एम्पेयर तक कितनी डिविजन्स है बीच में? 20 डिविजन्स है। 400 मिली एम्पेयर टू 500 मिली एम्पेयर तक कितनी डिविजन्स है? 20 डिवीजन। तो लीस्ट काउंट बताओ मिली एमीटर का। तो लीस्ट काउंट कैसे निकालेंगे?
20 डिवीजन कितना आंसर देगी? अब यहाँ पे आप क्या गलती करोगे, आप लिख दोगे 20 डिवीजन आंसर देगी 500। नहीं बच्चे, 500 नहीं देगी आंसर। 20 डिवीजन 400 और 500 के बीच में है, शुरू से नहीं है 20 डिवीजन। अगर शुरू से होती, 0 से 500 तक होती जैसे पिछला क्वेश्चन किया, तो मैं बोलता कि 20 डिवीजन कितना आंसर दे रही है मुझे 500। यहाँ तो 400 से 500 तक का 20 डिवीजन, तो कितना चेंज हुआ 100 का, 400 टू 500। तो मतलब 20 डिवीजन अगर हुई है तो कितना आंसर में चेंज आता है 100 मिली एम्पेयर का। और हमें तो लीस्ट काउंट निकालना है, मतलब 1 डिवीजन का आंसर। तो 1 डिवीजन किसके इक्वल होगी 100/20, दैट इज 5 मिली एम्पेयर। सो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर। ठीक है, अगला है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नेचर ऑफ मटेरियल एंड ऑल ऑफ दिस। तो आपको पता ही है बच्चों कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल अपॉन ए, जिसमें एल है लेंथ, ए है एरिया एंड रो इज रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, मटेरियल पे। इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, डी ऑप्शन, ऑल ऑफ दिस, कि सभी फैक्टर्स पे ये क्या करेगी, डिपेंड करेगी। ठीक है बच्चों, अब अगला क्वेश्चन है हमारा 10th क्वेश्चन। Which of the following device can be used to maintain potential difference between two points of conductor? तो ये तो आपको पता ही है, कौन पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है, कौन हेल्प करता है करंट को फ्लो के लिए, या तो बैटरी या तो सेल। तो इस क्वेश्चन में देखो ऑप्शन में आपको ये सेल मिला है ना, बैटरी नहीं है, सेल दी हुई है, तो सेल इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट अब 11th क्वेश्चन देखें। The number of division in ammeter of range 2 ampere is 10 and voltmeter of range 5 volt is 20. When the switch of the circuit given below is closed, ammeter reading is 8th division and voltmeter reading is 8th division. Value of resistance, फिर वही डिवीजन वाला क्वेश्चन। तो इसमें पहले तो डिवीजन वाला कोई भी क्वेश्चन आए, फर्स्ट यू नीड टू फाइंड द लीस्ट काउंट। तो पहले मैं एमीटर की बात करता हूँ। तो एमीटर में उसने क्या बोला कि नंबर ऑफ डिवीजन इन एमीटर ऑफ रेंज 2 एम्पेयर इज 10। तो मतलब 2 एम्पेयर कब होगी, जब कितनी डिवीजन हो रही है, 10 डिवीजन। तो 10 डिवीजन कितना आंसर दे रही है यहाँ पे 2 एम्पेयर। 1 डिवीजन कितना देगी लीस्ट काउंट, मतलब 2/10, दैट इज 0.2 एम्पेयर। और अब बात करते हैं वोल्ट मीटर की। वोल्ट मीटर में देखो बच्चों, उसने बोला वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 5 वोल्ट इज 20, मतलब नंबर ऑफ डिवीजन 5 वोल्ट के वोल्ट मीटर में कितनी है 20। तो फिर वही 20 डिवीजन कितना आंसर देगी मुझे 5 वोल्ट। 1 डिवीजन कितना आंसर देगी मुझे 5/20, समझ लगी, दैट इज 5/4, 1/4 वोल्ट्स। पहला काम लीस्ट काउंट। अब उसके बाद बोला उसने कि आपने रेजिस्टेंस निकालना है रेजिस्टर का, जब एमीटर की रीडिंग है 8th डिवीजन और वोल्ट मीटर की रीडिंग है 8th डिवीजन, कि वोल्ट मीटर में पॉइंटर 8th डिवीजन पे और एमीटर पे पॉइंटर 8th डिवीजन पे है। तो मतलब टोटल करंट कितना होगा, जितना 8 डिवीजन के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा। 1 डिवीजन के कॉरेस्पॉन्डिंग 0.2 है, 8 डिवीजन के कॉरेस्पॉन्डिंग कितना होगा हमारा 8 इंटू 0.2, दैट इज 1.6 एम्पेयर। और ऐसे ही वोल्ट मीटर की भी कौन सी डिवीजन है, उसने बोला 8th, तो 8th डिवीजन के कॉरेस्पॉन्डिंग वोल्ट मीटर कितनी रीडिंग देगा, 8 डिवीजन इज इक्वल टू 8 इंटू 1/4, आ गया 2 वोल्ट। तो आपको टोटल करंट पता लग गया हमारा 1.6, टोटल वोल्टेज पता लग गई 2 वोल्ट्स। आपको निकालने को बोला है रेजिस्टेंस, सो V इक्वल टू आई आर, R इज इक्वल टू V/I। तो V इज 2 एंड I इज 1.6। यहाँ पे 20/16 ये ऊपर चला जाएगा, 4 5 20, 4 4 16, तो 5/4। आंसर डेसिमल्स में दिए तो इनको डिवाइड करके डेसिमल में करो, तो आंसर आ जाएगा 1.25 ओम। तो फर्स्ट ऑप्शन इज योर आंसर। तो ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, कई बार ये एमसीक्यू की जगह सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल पोर्शन में आता है। ठीक है, एमसीक्यू की जगह सीधा क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स में, तो ये आने चाहिए आपको। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मेथड टू कनेक्ट द एमीटर एंड वोल्टमीटर विद द रेजिस्टेंस इन अ सर्किट टू वेरीफाई ओम्स लॉ। तो ये तो पता ही है आपको, एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज एंड वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। तो ऑप्शन ढूंढो फटाफट, एमीटर इन सीरीज एंड वोल्टमीटर इन पैरेलल, सो बी ऑप्शन इज योर आंसर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज to verify Ohm's law, the physical quantities which are to be kept constant are।
कौन सी फिजिकल क्वांटिटी आपको कांस्टेंट रखनी पड़ेगी जब आपने ओहम्स लॉ को वेरीफाई करना है? फर्स्ट है पोटेंशियल डिफरेंस, सेकंड है करंट, थर्ड है टेम्परेचर एंड फोर्थ इज पोटेंशियल डिफरेंस करंट एंड टेम्परेचर। तो अगर ओहम्स लॉ याद हो तो उसमें होता था V इक्वल टू आई आर, जिसमें R क्या होता था? कांस्टेंट, ये बोला था। और उसने डेफिनेशन में और भी चीज़ें लिखी थी, लास्ट क्लास में मैंने बोला था कि डेफिनेशन प्रॉपरली याद होनी चाहिए। उसमें लिखा था कीपिंग द टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट, कि टेम्परेचर और फिजिकल कंडीशन नहीं चेंज होनी देनी, क्योंकि अगर टेम्परेचर चेंज हो जाएगा तो क्या चेंज हो जाएगा? रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसलिए इसमें ऑप्शन क्या आएगा आपका? सी ऑप्शन इज योर आंसर, कि टेम्परेचर नहीं चेंज होने देना। नाउ नेक्स्ट इज टू वेरीफाई ओम्स लॉ रियोस्टेट इज यूज टू वेरी। रियोस्टेट का क्या काम होता था? क्या करता था रियोस्टेट? रियोस्टेट करता था रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट को चेंज, है ना, दिखाया था मैंने लास्ट वीडियो में रियोस्टेट आपको। रियोस्टेट से क्या चेंज होता था? सर्किट का रेजिस्टेंस। ठीक है, अब आगे है 15th क्वेश्चन, द ग्राफ बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस टू वेरीफाई ओम्स लॉ वर ड्रॉन एंड शोन इन फिगर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो ये तो पता ही है बच्चों आपको कि ओम्स लॉ में V और I का ग्राफ या I और V का ग्राफ क्या होता था? इस तरह एक स्ट्रेट लाइन। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज when a 4 volt battery is connected across an unknown resistor, there is a current of 100 milliampere in the circuit, find the value of resistance। तो आपको वोल्टेज दी हुई है 4, आपको करंट दिया हुआ है 100 मिली एम्पेयर। फटाफट बच्चे पहला काम क्या किया करो? मिली एम्पेयर को चेंज किया करो एम्पेयर में। तो कैसे करोगे? 10⁻³ के साथ मल्टीप्लाई करके। अब आपको पता है कि V इक्वल टू क्या होता है? आई आर। आपने निकालना है R, तो R क्या आ गया? V बाई आई। V इज योर 4, I इज योर 100 इंटू 10⁻³ 4 इंटू ये 10⁻³ ऊपर जाके +3 हो जाएगी और नीचे 100। तो क्या होगा? ये 2 0 यहाँ पे 3 को कैंसिल कर देगी, सिर्फ 1 मतलब 10 बच जाएगा। तो ये आ गया 4 इंटू 10 दैट इज 40 ओम। ये आ गया आपका आंसर। तो यहाँ पे देखो 40 ओम इज बी। तो 16th का आंसर है आपका बी। नेक्स्ट इज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर में आल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज। इलेक्ट्रिक पावर, पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर इज योर वर्क अपॉन टाइम या एनर्जी अपॉन टाइम बोला था। एक फॉर्मूला मैंने बताया था V इंटू वाई, पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट बोला था ना, P इज इक्वल टू वी आई। तो यहाँ पे यूनिट देखते हैं, वोल्ट एम्पेयर यहां से बन रहा है, देखो V इज वोल्ट एंड I इज एम्पेयर। और पावर का वैसे मेन ऐसा यूनिट होता क्या था? वॉट। वॉट को वोल्ट एम्पेयर ही तो बोलते थे, वोल्ट एम्पेयर का शॉर्ट नेम रख दिया था वॉट। तो उसके बाद अगले ऑप्शन भी देख लेते, किलो वॉट आर। अकेला किलोवाट होता तो वो चलता, वो पावर के यूनिट है, पर साथ में आर नो। फिर वॉट सेकंड, वॉट अकेला होता चलता पर साथ में सेकंड नो। जूल सेकंड नो। अगर होता जूल पर सेकंड तो वो पावर के यूनिट होते, वर्क अपॉन टाइम जूल बाय सेकंड, पर यहाँ है जूल इनटू सेकंड, तो ये भी नहीं ऑप्शन, मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज द आंसर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज heat produced in the resistor or combination of resistor connected to 12 volt will be। यहाँ पे सर्किट दिए हुए हैं, देखो फर्स्ट डायग्राम में रेजिस्टेंस है 2 ओम का, तो फर्स्ट केस में आपका रेजिस्टेंस 2 ओम है, टोटल रेजिस्टेंस एक ही लगा हुआ है तो 2 ओम। सेकंड में देखो, सेकंड में 2 ओम और 2 ओम दो रेजिस्टेंस लगे हैं सीरीज में, और सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकलता है? दोनों को प्लस करके, मतलब 4 ओम। तो फर्स्ट लगा था आपका पहले डायग्राम में 2 ओम का, सेकंड वाले डायग्राम में टोटल रेजिस्टेंस जो लगा है बच्चे वो हो गया 4, और थर्ड वाले में देखो ये 2 ओम और ये 2 ओम लगे हैं बैटरी के साथ पैरेलल में। और आपको याद है ना, मैंने एक फॉर्मूला सिखाया था आपको कि पैरेलल के केस में अगर आइडेंटिकल रेजिस्टर्स लगे हों, आइडेंटिकल का मतलब सेम रेजिस्टर्स पैरेलल में लगे हैं, तो उसका क्या फॉर्मूला सिखाया था मैंने? R बाय एन। R होता था कि कितनी वैल्यू है उन रेजिस्टर्स की जो लगे हैं पैरेलल में, कितनी वैल्यू है हर एक की? 2 है, तो 2 ओम। और n होता था कितने नंबर में लगे हैं वो, तो ये कितने हैं? 1 एंड 2, तो ये हो गया 2/2 दैट इज 1। तो इस केस का जो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया वो 1, पहले का 2, दूसरे का 4 और तीसरे का 1। तो यहाँ पे ऑप्शन है सेम इन ऑल केसेस, क्या हीट तीनों में सेम होगी? फिर है मिनिमम इन केस 1, फिर है मैक्सिमम इन केस 2, और फिर है मैक्सिमम इन केस 3। तो हीट का फॉर्मूला, हीट के फॉर्मूले थे देखो बच्चों, I²RT, एक ये फॉर्मूला था, एक था VIT, और एक था हमारा V²/RT।
तो देखो इस क्वेश्चन में आपको बैटरी सेम लगाई बोली है उसने कि भी सभी के साथ जो है वो सेम बैटरी लगी हुई है। यहाँ पे ना बच्चों ये कुछ नहीं है, ये मिस प्रिंट है, यहाँ पे ये कुछ नहीं है, ठीक है। तो बैटरी तीनों के साथ सेम है, मतलब तीनों सर्किट में वोल्टेज सेम है। रेजिस्टेंस आपने निकाल दी, टाइम भी सेम लेना है, तो मतलब करंट वाले तो फॉर्मूले लगेंगे नहीं क्योंकि करंट के बारे में कुछ नहीं पता। बैटरी सेम लगी है पर रेजिस्टेंस तो अलग अलग है ना, तो करंट चेंज हो जाएंगे, इसलिए करंट वाले नहीं ऑप्शन लेने। कौन से ऑप्शन लोगे आप? ये वाला फॉर्मूला लोगे आप, ये वाला हीट का, V²/R/T। तो देखो अब V सेम है, टाइम सेम है, तो यहाँ से ये आया कि हीट जो है वो रेजिस्टेंस के क्या होएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब जिस सर्किट का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वहाँ पे हीट क्या होएगी, कम। तो कम वाला तो ऑप्शन इसने बी में बोला है, मिनिमम इन केस वन। नो, मिनिमम तो किस में है? मिनिमम तो सेकंड वाले में। मैक्सिमम इन केस टू, नो, मैक्सिमम तो थर्ड वाले में। तो डी ऑप्शन है मैक्सिमम इन केस थ्री, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि थर्ड जो हमारा थर्ड वाला सर्किट है इसमें रेजिस्टेंस कम है सबसे, इसलिए इसमें हीट क्या है सबसे ज्यादा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे है बच्चों, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ अ गिवन मेटेलिक वायर डिपेंड्स अपॉन। एक वायर की जो रेजिस्टिविटी है वो किस पे डिपेंड करती है? लेंथ, थिकनेस, शेप, नेचर ऑफ मटेरियल। तो यहाँ पे देखो बच्चों, अब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी बोली है उसने, रेजिस्टेंस नहीं बोला। तो आपको मैंने पिछली वीडियो में बड़े क्लियर कट बताया था कि रेजिस्टिविटी ओनली डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, नॉट ऑन द लेंथ, नॉट ऑन द एरिया, ओनली ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। तो इसका क्या आंसर आएगा? आपका डी आंसर आएगा, ठीक है, 19th का डी। उसके बाद है बच्चों, a current of 1 ampere is drawn by a filament of an electric bulb. Number of electron passing through a cross section of the filament in 16 second would be roughly। आपने बताना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो n बताना है आपने। दिया क्या हुआ है? करंट दिया हुआ है आपको 1 एम्पेयर। कित और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ फिलामेंट इन टाइम 16 सेकेंड, तो टाइम भी दिया हुआ है। करंट और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या कोई ऐसा रिलेशन हमने पढ़ा था? बिल्कुल पढ़ा था। और अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप मेरी पिछली वीडियो बच्चों ज़रूर देखना, उस वीडियो से एक एक फॉर्मूला, एक एक कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एंड आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है। तो आपको पता है कि करंट का क्या फॉर्मूला था? I = Q/T, और आगे Q को क्या लिख देते थे हम? NE/T। तो यहाँ पे वैल्यू को फिल करो, I आ गया 1, N एज सच, E की वैल्यू कितनी थी? 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और T टाइम कितना है हमारा? 16। तो यहाँ से देखो अब N की वैल्यू क्या आ गई, ये 16 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, नीचे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइड। तो देखो अब ये ऊपर चला जाएगा, 16 इंटू 10⁻+19 हो गया, और ये 1.6 एज सच, इसका डेसिमल हटा, एक 10 ऊपर चला गया, और ये 16 के साथ 16 कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया 10⁻20। यहाँ पे 19 थी, यहाँ पे 10⁻1, तो ऐड होके 10⁻20। तो टोटल कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं? 10⁻20, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अ सिलिंड्रिकल कंडक्टर ऑफ लेंथ L and uniform cross section area A has resistance R. Another conductor of length 2L and resistance R of same material has cross sectional area। देखो पहला जो रेजिस्टेंस था उसकी लेंथ, जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है आपका, रेजिस्टेंस नंबर 1, उसकी लेंथ आपको दी है L, उसका एरिया आपको दिया A, और उसका रेजिस्टेंस आपको दिया R। तो कैसे लिखोगे? R = ρL/A। सेकेंड रेजिस्टेंस की बात करें, अगर कंडक्टर है ना, बोला कंडक्टर की बात है, रेजिस्टेंस बोल रहा हूँ यहाँ पे मैं आपको। कंडक्टर, कंडक्टर 1, कंडक्टर 2। तो सेकेंड कंडक्टर की जो लेंथ है, अब नई लेंथ आपकी होगी 2L। नया एरिया आपने फाइंड करना है A', और रेजिस्टेंस नई कितनी है? रेजिस्टेंस सेम है, रेजिस्टेंस आ रही है ना, तो बस एरिया बताना है कि कितना हो जाएगा। लेंथ अगर डबल हो गई, रेजिस्टेंस सेम है, तो एरिया में कुछ ना कुछ तो चेंज आएगा। तो इसको कैसे लिखोगे आप? इस केस का रेजिस्टेंस कैसे लिखोगे? R = ρL' बाय A'।
एल डैश की जगह आ गया 2L और नीचे आ गया ए डैश। ये रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस दोनों इक्वल हैं तो दोनों को इक्वेट कर दो, रो एल बाय ए इक्वल टू रो 2L बाय ए डैश। ये रो के साथ रो कैंसिल, एल के साथ एल कैंसिल, तो यहाँ से ए डैश की वैल्यू क्या आ गई, ए डैश उधर जाके ऊपर चला जाएगा और ये ए इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ए डैश इज 2 टाइम्स द कंडक्टर 1 एरिया। तो सेकंड वाले का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो फर्स्ट वाले कंडक्टर से कितना हो जाएगा, डबल। क्या ये ऑप्शन में पड़ा है, बिल्कुल पड़ा है, सी ऑप्शन। ठीक है बच्चों। उसके बाद 22nd क्वेश्चन देखो, अ स्टूडेंट कैरीज आउट एन एक्सपेरिमेंट एंड प्लॉट्स वीआई ग्राफ ऑफ 3 सैंपल ऑफ नाइक्रोम वायर विद रेजिस्टेंस R1 R2 एंड R3 रिस्पेक्टिवली इन द गिवन फिगर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो बच्चों रेजिस्टेंस इज R1 R2 R3, IV ग्राफ, तो आपको पता है IV ग्राफ की जो स्लोप है, स्लोप ऑफ IV ग्राफ वो किसके इक्वल होती है, 1 बाय रेजिस्टेंस। मतलब जिसकी होगी स्लोप ज्यादा उसका होगा रेजिस्टेंस कम, यही बोला था। तो अब स्लोप किसकी ज्यादा है, स्लोप क्या बोली थी मैंने, चढ़ाई। जो ज्यादा ऐसे ऊपर होगा उसकी चढ़ाई ज्यादा होगी, जिसकी चढ़ाई ज्यादा होगी, चढ़ना मुश्किल है, उसकी स्लोप क्या होगी, ज्यादा। और जिसकी स्लोप ज्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस क्या होगा इस केस में, कम। इसका मतलब सबसे कम किसकी रेजिस्टेंस है, R1 का, उससे ज्यादा किसका है, R2 का, और सबसे ज्यादा किसका है, R3 का। क्योंकि सबसे कम स्लोप R3 की है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होएगा, सबसे ज्यादा। तो चेक करते हैं ऑप्शन में क्या ये पड़ा है। तो ऑप्शन नंबर 10 सी, R3 की देखो सबसे ज्यादा है, R2 जो है उससे कम, और R1 की क्या है, सबसे कम। तो ये ऑप्शन आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये जो है आपका आंसर है यहाँ पे, R3 इज ग्रेटर देन R2 एंड R2 इज ग्रेटर देन R1। अब देखो नेक्स्ट 23rd क्वेश्चन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ द करंट आई थ्रू अ रेजिस्टर इज इंक्रीज्ड बाय 100%, assume that temperature remain unchanged, find the increase in power dissipation। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना। करंट 100% इंक्रीज हो गया, कोई सी चीज में 100% इंक्रीज होने का मतलब क्या होता है, मेरे पास मैं बोलूँ अगर 20 रुपीज थे और मेरे मनी में 100% इंक्रीज हो गया, मतलब होता है मेरी मनी डबल हो गई। 20 से कितनी हो गई, 40 हो गई। 100% का मतलब ये होता है। तो यहाँ पे अगर करंट आए था और वो इंक्रीज हो गया 100%, तो न्यू करंट जो है आई डैश वो कितना आ गया, 2 टाइम्स द इनिशियल करंट। ठीक है। और इंक्रीज इन पावर डिसिपेशन बतानी है कि पावर में कितना इंक्रीज हो गया। टेम्परेचर कांस्टेंट, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट रहेगा। तो रेजिस्टेंस पहले भी आर था मान लो, और अब भी कितना होगा, आर। पावर का फॉर्मूला क्या था, पावर इज योर V इंटू आई, ये था फॉर्मूला। पर मैं ये फॉर्मूला नहीं लगा सकता क्योंकि मेरे पास वोल्टेज की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है इस क्वेश्चन में। तो मुझे कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर बाय आर, क्योंकि उसने टेम्परेचर सेम रहने के कारण मुझे उससे ये पता लग गया कि रेजिस्टेंस दोनों केसेस में सेम है, इसलिए आर में क्वेश्चन बोला। और आई की इंफॉर्मेशन तो दे ही दी थी कि आई डबल हो गया है, 100% इंक्रीज, तो ये फॉर्मूला लगेगा। तो जो न्यू पावर है बच्चों, पहले पावर ये आ गई आपकी P, है ना, इनिशियल वाली पावर। फाइनल वाली पावर कैसे निकलेगी, P डैश इज इक्वल टू आई डैश का स्क्वायर बाय आर। आई डैश क्या है हमारा, 2 टाइम्स द इनिशियल करंट, उसका स्क्वायर बाय आर, मतलब 4I स्क्वायर बाय आर। तो आपकी जो न्यू पावर है वो आ गई 4I स्क्वायर बाय आर, और आई स्क्वायर बाय आर क्या है, हमारी पुरानी पावर, जब कितना करंट जा रहा था हमारा आई। तो हमारी जो नई पावर हो रही है अब वो किसके इक्वल है, 4 टाइम्स द इनिशियल पावर। उसने क्या पूछा है, इंक्रीज इन पावर डिसिपेशन, और परसेंटेज में पूछा है। तो आपको पता है परसेंटेज कैसे निकलती है, जिस चीज की परसेंटेज पूछी है वो ऊपर इंक्रीज इन पावर, ओवर क्या होता है आपका इनिशियल, इंटू 100। कभी भी परसेंटेज का क्वेश्चन है, ऊपर लिखना है जिस चीज की परसेंटेज पूछी है, नीचे इनिशियल कितनी थी इंटू 100। तो इंक्रीज कितना हुआ, पावर में इंक्रीज कैसे निकलेगा, फाइनल P डैश माइनस इनिशियल P, फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तभी तो इंक्रीज निकलेगा। और नीचे इनिशियल में P इंटू 100, P डैश की वैल्यू को फिल करो, P डैश इज 4P माइनस P बाय P इंटू 100, 4P माइनस P इज 3P बाई P इंटू 100, P के साथ P कैंसिल, तो 300% इज योर
परसेंटेज इंक्रीज इन पावर, विच इज योर ऑप्शन नंबर सी। तो इसका आंसर है आपका सी, 300%। नेक्स्ट 24th क्वेश्चन इज द रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज इफ, रेजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं आएगा कहते अगर मटेरियल चेंज होगा, मटेरियल इज चेंज, टेम्परेचर इज चेंज्ड, शेप ऑफ द रेजिस्टर इज चेंज, बोथ मटेरियल एंड टेम्परेचर आर चेंज। तो देखो मटेरियल अगर चेंज हो गया तो रेजिस्टिविटी में चेंज आएगा, और उसने क्वेश्चन में बोला डज नॉट चेंज कि कब चेंज नहीं होगी, तो मटेरियल चेंज होगा तो डेफिनेटली चेंज आएगा, तो इसका ए ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं है। बी ऑप्शन टेम्परेचर इज चेंज, और हमें पता है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों ही टेम्परेचर के चेंज होने से चेंज हो जाती है ना, तो इसका बी ऑप्शन भी नहीं आएगा। सी ऑप्शन है बोथ मटेरियल एंड टेम्परेचर चेंज, ए बी नहीं है तो डी बी कहां से होगा, तो बचा कौन सा, सी, शेप ऑफ रेजिस्टर चेंज। तो बोला है ना रेजिस्टिविटी शेप पे डिपेंड नहीं करती, ना शेप पे, ना साइज पे, ना लेंथ पे, तो इसका आंसर आएगा सी, कि अगर आप शेप चेंज कर भी दोगे तो रेजिस्टिविटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है बच्चों, एन इलेक्ट्रिक केटल कंज्यूम्ड 1 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर व्हेन ऑपरेटेड एट 220 वोल्ट्स, अ फ्यूज वायर ऑफ व्हाट रेटिंग मस्ट बी यूज्ड फॉर इट। फ्यूज वायर की रेटिंग का क्या मतलब होता है, फ्यूज वायर रेटिंग अगर लिखा है कि फ्यूज वायर ऑफ रेटिंग 5 एम्पेयर, उसका मतलब होता है, हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, फ्यूज में लगी होती है कॉपर वायर, और उस कॉपर वायर की रेटिंग की जाती है, जैसे इसमें लिखा है फ्यूज वायर रेटिंग 5 एम्पेयर, इसका मतलब क्या कि अगर उस कॉपर की वायर में जो फ्यूज में लगी है, अगर उसमें से 5 एम्पेयर से ज़्यादा करंट फ्लो कर गया तो वो मेल्ट हो जाएगी। मेल्ट होने से क्या हो जाएगा, कनेक्शन टूट जाएगा और घर में ज़्यादा करंट नहीं आएगा, और हमारे अप्लाइंसेस जो हैं वो सेव हो जाएंगे, है ना, वो बच जाएंगे डैमेज होने से। तो ये रेटिंग होता है कि भी आप कितना मैक्सिमम करंट चाहते हो, उसको रेटिंग लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब हमारा जो केटल है वो कंज्यूम कर रहा है 1 किलोवाट की इलेक्ट्रिक पावर, जब कितनी वोल्टेज पे ऑपरेट कर रहे हैं, 220 वोल्ट। तो रेटिंग बतानी है, तो मतलब पहले ये निकालना पड़ेगा कि केटल को करंट कितना चाहिए, जितना करंट उसको चाहिए वो दो, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए तो उससे ज़्यादा क्या हो जाएगी, आपकी रेटिंग हो जाएगी। जैसे अगर उसको 4 चाहिए तो मैं 4 एम्पेयर का लगा दूंगा, ठीक है, कि 4 एम्पेयर रेटिंग वाला मेरा फ्यूज़ है, कि 4 से ज़्यादा करंट आया तो वो मेल्ट हो जाए, क्योंकि 4 चाहिए हमें। पर ये ना हो कि आप 2 वाला लगा दो, क्योंकि उसको चलने के लिए 4 एम्पेयर चाहिए और आपने तो 2 एम्पेयर वाला फ्यूज लगा दिया, 2 से ज़्यादा करंट आने ही नहीं देगा, वो जैसे ही आएगा वो मेल्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ ये चीज़। तो रेटिंग पूछिए तो उस डिवाइस को चलाने के लिए कितना करंट चाहिए वो निकालो सबसे पहले। तो यहाँ पे मैं आप केटल के लिए कितना करंट चाहिए वो निकाल रहा हूँ। हमें पता है पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई, तो यहाँ से आई किसके इक्वल आ गया, P बाई वी के। पावर कितनी दी है, 1 किलो वॉट, तो किलो वॉट में होते हैं 1000 वॉट, ऐसा ही में काम करना है। और वोल्टेज कितनी है, 220, तो ये जीरो के साथ जीरो कैंसिल, यहाँ पे आ गया 50, यहाँ पे आ गया 11, तो इस 50 बाई 11 किया अगर मैंने तो आंसर आ जाएगा मेरा 4.4 एम्पेयर। तो इसको चाहिए 4.4 एम्पेयर। तो हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन है, 1 2 4 एंड 5। 1 नहीं लगा सकता, कम वाला तो लगा ही नहीं सकते आप, 2 भी नहीं लगा सकते, 4 भी नहीं लगा सकते, तो मैं कौन सा लगाऊंगा यहाँ पे 5 वाला, क्योंकि अगर मैंने 4 लगा दिया उसको तो चाहिए 4.4, 4 से ज़्यादा, तो मुझे जो फ्यूज लगाना पड़ेगा थोड़ा ज़्यादा करंट वाला लगाना पड़ेगा, कौन सा वाला, 5 एम्पेयर वाला, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट इज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर में आल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज, ऑप्शन 1 इज वोल्ट एम्पेयर, ऑप्शन 2 किलोवाट आवर्स, वॉट सेकेंड एंड जूल सेकेंड। ये तो आप पीछे ही करके आए हो बच्चे, अभी क्वेश्चन ये सेम क्वेश्चन पीछे आया था, तो मैंने बोला था वहाँ पे पावर का फॉर्मूला इज V इंटू आई, वी से आ गया वोल्ट और आई से आ गया एम्पेयर, जिसको हम क्या बोलते थे, वॉट। वोल्ट एम्पेयर ही तो क्या बन जाता था हमारा, वॉट। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका आंसर है वोल्ट एम्पेयर। बाकी में क्या है, किलोवाट आर आ रहा है, वॉट के साथ सेकंड लिख दिया, जूल के साथ सेकंड लिख दिया, ये नहीं आंसर। इसका आंसर क्या है, वोल्ट एम्पेयर, या अकेला होता किलोवाट या अकेला होता वॉट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट वोल्टेज, तो इसमें से कौन सा फॉर्मूला कहते हैं वोल्टेज का। तो देखो वोल्टेज के क्या क्या फॉर्मूला है, V इज इक्वल टू आई आर, तो क्या यहाँ पे कोई आई आर वाला फॉर्मूला है, नहीं। रेजिस्टेंस वाला कोई फॉर्मूला है, यहाँ पे वर्क डन आ रहा है फॉर्मूले में। तो आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस की एक डेफिनेशन वर्क डन के साथ ही, क्या था वो, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन ओवर चार्ज, ये था ना। क्या ये ऑप्शन में पढ़ा है, वर्क डन ओवर चार्ज, तो किसी ऑप्शन में पढ़ा, ऑप्शन में करंट आ रहा है वर्क डन के साथ। तो यहाँ पे मैं चार्ज को करंट में कैसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। आपको पता है आई किसके इक्वल होता है, चार्ज ओवर टाइम।
तो यहाँ से चार्ज किसके इक्वल आ गया, चार्ज आ गया आपका आई इंटू टाइम, मतलब करंट इंटू टाइम। तो यहाँ पे वर्क डन और नीचे चार्ज की जगह क्या आ गया आपका, करंट इंटू टाइम। तो क्या ये ऑप्शन में पड़ा है, बिल्कुल पड़ा है, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह आपने लिंक बताना है कि कौन सा फॉर्मूला पूछा है। तो मैंने यहाँ पे वर्क डन देखा तो मुझे याद आया कि पोटेंशियल डिफरेंस का वर्क वाला फॉर्मूला है, तो मैंने वो फॉर्मूला लगाया। उसके बाद मैंने देखा मेरे फॉर्मूले में तो चार्ज आ रहा है, इनके फॉर्मूले में करंट आ रहा है, तो क्या मैं चार्ज को करंट में लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। करंट इज इक्वल टू चार्ज बाय टाइम, वहां से चार्ज आ गया करंट इनटू टाइम, बस वो वैल्यूज को यहाँ पे फिल की और मेरा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों। अब देखो, विच ऑफ द सर्किट कंपोनेंट इन द फॉलोइंग सर्किट डायग्राम्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो इसमें बताओ कौन कौन से पैरेलल में लगे हैं। तो ये भी डायग्राम का थोड़ा सा इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। इसमें एक R1 लगा है, R2 लगा है, एक वोल्ट मीटर लगा है। तो देखो ये R2 इसके साथ कनेक्ट है, यहाँ कनेक्ट है, ये वोल्ट मीटर यहाँ कनेक्ट है और यहाँ कनेक्ट है। तो देखो एक पॉइंट ये वाला और एक पॉइंट ये वाला, हमारे जो दोनों ही, ये रेजिस्टेंस भी यहाँ पे कनेक्ट है और ये भी कनेक्ट है, और वोल्ट मीटर भी यहाँ से जाके इधर कनेक्ट हो रहा है और वोल्ट मीटर भी यहाँ से जाके यहाँ कनेक्ट हो रहा है। तो मतलब इसको अगर मैंने सिंप्लीफाई करके बनाना है ना बच्चों, तो ये कुछ इस तरह बनेगा, दिस, फिर की, फिर यहाँ पे एमीटर, पहला रेजिस्टेंस आया R1, उसके साथ ऊपर पैरेलल में लगा है R2, और उसके ऊपर ही बच्चों पैरेलल में कौन लगा है, वोल्ट मीटर। ये तीनों जो हैं, दो पॉइंट्स इन्हीं के साथ तो कनेक्ट है, ये देखो ये वाले और ये वाले, बीच में वायर ही है जो इसको इसके साथ कनेक्ट कर रही है यहाँ पे, और ये वोल्ट मीटर को यहाँ पे कनेक्ट कर रही है। तो इस क्वेश्चन में देखो बैटरी के साथ या सेल के साथ R1 R2 और V तीनों ही पैरेलल में लगे हुए हैं, R1 R2 एंड V। थोड़ा सा बस ये डायग्राम को सिंप्लीफाई करना था। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या आएगा आपका, बी ऑप्शन, R1 R2 एंड V, ये तीनों ही किस में लगे हुए हैं, पैरेलल में लगे हुए हैं। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट देखो, ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड आई फॉर द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस R1 एंड R2। R1 R2 विद इंफॉर्मेशन दी है कि R1 R2 से बड़ा है, एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ R1 एंड R2, एक सीरीज कॉम्बिनेशन इन दोनों का, R1 एंड R2 का। आइडेंटिफाई विच वन इज फॉर R1 R2 एंड कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन ग्रुप ए बी एंड सी। ए बी सी में से बताओ कौन सा ग्राफ है सीरीज कॉम्बिनेशन का जिसमें दोनों लगे हैं, कौन सा है R1 का और कौन सा है R2 का। तो सबसे पहले देखो ग्राफ में VI का ग्राफ है, और हमें पता है VI की जो स्लोप होती है बच्चों, वो किसके इक्वल होती है, रेजिस्टेंस के। IV का होता तो 1/रेजिस्टेंस, मतलब जिसकी स्लोप ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम, ये है VI का। तो VI में जिसकी स्लोप ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। तो आपको पता है, ये हमने पढ़ा था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जब रेजिस्टेंस लगते हैं तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जो टोटल रेजिस्टेंस है, वो क्या होता है, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से बड़ा आता है। मतलब RS R1 से भी बड़ा होगा और R2 से भी बड़ा होगा। तो RS सबसे बड़ा है, तो RS रेजिस्टेंस सबसे बड़ा है, तो स्लोप भी उसकी क्या होगी, कॉरेस्पॉन्डिंग स्लोप भी सबसे बड़ी होगी। तो ये A वाला तो किसका है, हमारा RS का, ये तो पता लग गया। फिर बी और सी बचे, बी होगा या तो R1 का या R2 का, ये दो बचे हमारे पास, R1 या R2। अब हमें क्वेश्चन में ये गिवन है कि R1 जो है बच्चों वो R2 से बड़ा है, तो इसका मतलब R1 की स्लोप R2 से तो ज़्यादा ही होगी। तो इसका मतलब ये B वाली जो स्लोप है जो C से ज़्यादा है वो R1 की होगी और C वाली R2 की होगी। समझ लगी ये चीज़। सबसे ज़्यादा RS का रेजिस्टेंस था तो उसकी स्लोप सबसे ज़्यादा, उससे कम रेजिस्टेंस R1 तो उसकी उससे कम स्लोप, और सबसे कम था रेजिस्टेंस R2 का, इसलिए उसकी स्लोप सबसे कम होगी। क्योंकि ये ग्राफ किसके बीच था, VI का, इसलिए स्लोप और रेजिस्टेंस डायरेक्टली है। अगर यही क्वेश्चन उल्टा होता IV ग्राफ का तो आंसर उल्टे हो जाते, क्योंकि IV ग्राफ में आपको पता है जिसका स्लोप ज़्यादा होती है उसकी रेजिस्टेंस कम होती है, और जिसकी स्लोप कम होती है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा। तो उस केस में क्या होता कि जो आपका सीरीज वाला है, जो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस है वो नीचे आ जाता, और जो सबसे कम R2 है वो कहाँ चला जाता, ऊपर चला जाता। ठीक है, अब आगे देखो, इन द सर्किट गिवन बिलो वन ऑन प्लगिंग द की द वोल्ट मीटर रीडिंग इज 2 वोल्ट बट एमीटर रीडिंग इज 0.6, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। वोल्ट मीटर की रीडिंग 2 वोल्ट है
एमीटर की रीडिंग 6 एम्पेयर है, कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस दिए हैं 5 और 10। सीधा फॉर्मूला लगा के कर लो इसको। हमें पता है पैरेलल में रेजिस्टेंस को निकालने का फॉर्मूला 1/R1 प्लस 1/R2। वैल्यूज को फिल करो, 1/5 प्लस 1/2 सॉरी 1/10। एलसीएम लोगे नीचे तो 10, ऊपर आ गया 2 प्लस 1 दैट इज 3/10। कटिंग करने से पहले इसको रेसिप्रोकल कर लेना बच्चों। तो ये आ गया 10/3 दैट इज 3.3333। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका बी ऑप्शन। ठीक है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट देखो 31st क्वेश्चन। द कंपोनेंट एक्स वाई एंड जेड रिस्पेक्टिवली रिप्रेजेंट, ये एक्स, ये वाई और ये है जेड। जेड तो देख के पता लग रहा है, जेड इज वेरिएबल रेजिस्टेंस, है ना, क्लास में पढ़ा था पिछली में। वेरिएबल रेजिस्टेंस कौन कौन से होते हैं हमारे, रियोस्टेट, रियोस्टेट इज वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो जो हमारा जेड है वो तो रियोस्टेट है, ये पता लग गया। एक्स लगा है बैटरी के साथ सीरीज में और वी लगा है इन दोनों के साथ पैरेलल में। सीरीज में लगता है एमीटर, पैरेलल में लगता है वोल्ट मीटर। तो एक्स इज एमीटर, एक्स आ गया एमीटर, वाई इज वोल्ट मीटर एंड जेड इज रियोस्टेट। तो ये ढूंढो अब ऑप्शंस में, एमीटर, वोल्ट मीटर एंड रियोस्टेट। तो बी इज योर आंसर। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो बच्चों इसमें कहते हैं टू रेजिस्टर्स R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन अ मैनर शोन बिलो। ये दो रेजिस्टेंस है R1 और R2। रेजिस्टर के क्या बोले थे मैंने, इस तरह लगाने के लिए दो यहाँ पे क्या होते हैं, नॉब्स होते हैं कि यहाँ से लगाओ और यहाँ से लगाओ। ये R1 रेजिस्टेंस लगे, तो ये दो नॉब्स ये दिखाए उसने, एक ये वाला एक ये वाला। ये R1 का है और ये R2 का है। ठीक है, ये दो ऑप्शन, ये आपको दो फिगर दिए हैं ए और बी। एक इस तरह का कॉम्बिनेशन है, एक इस तरह का कॉम्बिनेशन है। इनको कहाँ पे लगा दिया, ये एक्स और वाई वाले जो है पॉइंट्स, ये ए वाले, इन दोनों के बीच में रजिस्टर को ए और बी दो वे से लगाया। पहले ए के वे से लगाया और फिर बी के वी से लगाया। और बताओ नीचे वाले ऑप्शन। तो सबसे पहले तो इन देखो, इनको फिगर ए में देखो। फिगर ए में ये दोनों रजिस्टर सीरीज में लगे, कुछ इस तरह लगे। ये एक्स, उसके बाद आ गया आपका रजिस्टर का फर्स्ट वाला फेस A1, फिर ये सेकंड वाला इसका एंड B1, फिर ये सेकंड वाला एंड जो है R2 के फर्स्ट एंड से लगा है C1, और फिर लगा है यहाँ पे D1, और वो किसके साथ लगा है, Y के साथ। ऐसे ही लगे हुए हैं। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है कि दोनों रेजिस्टेंस R1 और R2 बीच में एक वायर के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये तो आ गया आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। और यहाँ पे देखो बच्चों, ये पैरेलल है। क्यों पैरेलल में है, देखो दोनों का जो एक एंड है वो एक्स के साथ लगा हुआ है। देखो ये वाला एंड एक्स के साथ लगा है और इस वाले का ये वाला एंड एक्स के साथ लगा है। ऐसे करके देखो, दोनों का एक एंड एक्स के साथ लगा है ना, दोनों एक एंड एक तरफ लगे हैं। दोनों के दूसरे एंड देखो, R1 का दूसरा एंड यहाँ से कनेक्ट होके वाई की तरफ जा रहा है और R2 का दूसरा एंड यहाँ से कनेक्ट होके वाई की तरफ जा रहा है। तो मतलब कुछ इस तरह का है, ऐसे लगे हुए हैं इस तरह। दोनों का एक एंड एक्स के साथ कनेक्टेड है, दोनों का दूसरे एंड किसके साथ कनेक्टेड है, वाई के साथ। तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन हुआ, पैरेलल। तो देखो ये थोड़ा फिगर में कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन था। अब यहाँ पे देखो, बोथ, इसमें ऑप्शंस बताने हैं कि कौन सा सही है। बोथ विल डिटरमिन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ R1 एंड R2। क्या ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में, नो, गलत। बोथ विल डिटरमिन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, नो, गलत। A will determine equivalent resistance of series combination while B will determine equivalent resistance of parallel combination। ये ऑप्शन ठीक है। D की बात करें, A will determine the equivalent resistance of parallel and B will determine the equivalent resistance of series, ये गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी कि A वाला जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन दिखा रहा है और B वाला जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन दिखा रहा है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट अब देखो, the diagram shows a network of 4 resistors which is connected to an electric source. Identify the resistors which are connected in सीरीज इन दिस नेटवर्क। तो इस नेटवर्क में सीरीज में कौन लगे। तो देखो इस डायग्राम को ध्यान से देखना, इस तरह बना है ये डायग्राम। यहाँ से करंट आ रहा है ऐसे, फिर ऐसे, इधर से ऐसे जा रहा है। तो एक ये लगा है
बाकी 3 ये लगे हुए हैं, है ना। तो ये वाला जो है डी, सी और बी, ये तीनों आपस में कैसे लगे हैं, डी सी और बी तीनों किस में लगे, सीरीज में। क्योंकि जो यहां से करंट आएगा वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक इधर I1 और एक इधर I2। पर I2 वाला सारा करंट इसमें से भी जाएगा, I2 वाला सारा करंट इसमें से भी जाएगा। तो इन तीनों में से सेम करंट जा रहा है ना, बी सी और डी में से, तो बी सी डी किस में लगे हैं, सीरीज में लगे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन ढूंढो, ये रहा ऑप्शन आपका बी ऑप्शन, कि बी सी डी किस में लगे हैं, सीरीज में लगे हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मैक्सिमम रेजिस्टेंस विच कैन बी मेड यूजिंग 5 रेजिस्टर्स ईच ऑफ 1/5 ओम। तो आपको रेजिस्टर दिए हुए हैं कौन से, 1/5 ओम के 5 रेजिस्टेंस है, टोटल कितने हैं, एन कितने दिए हैं, 5। मैक्सिमम रेजिस्टेंस बनाना है इनको ज्वाइन करके। तो आपको पता है बच्चों, जब रेजिस्टेंस दिए जाएं और उनसे मैक्सिमम रेजिस्टेंस बनाना होता है, ओनली वे इज कनेक्ट देम इन सीरीज। तो सीरीज में कनेक्ट कर दो, सीरीज में कनेक्ट करना है तो सभी को प्लस कर दोगे सीधा, कितने हैं 5, तो 5 टाइम्स प्लस कर दिया, 5 इंटू आर दैट इज 5 इंटू 1/5, कैंसिल होके 1। जब भी मैक्सिमम बोल रहा है तो आपने क्या करना है, उनको सीरीज में लगा देना। और मेरे पास 5 थे इसलिए मैंने 5 टाइम्स इनको ऐड कर दिया, तो आंसर कितना आ गया, 1। तो यहाँ पे ऑप्शन इज डी। अब है व्हाट इज द मिनिमम, अब सेम क्वेश्चन मिनिमम में, और आपको पता है जब मिनिमम में बोला हो द ओनली ऑप्शन इज कनेक्ट देम इन पैरेलल। कितने हैं हमारे पास, एन है 5 इस क्वेश्चन में, और रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, रेजिस्टेंस ऑफ ईच इज 1/5, तो रेजिस्टेंस यहाँ पे है 1/5। और पैरेलल में लगाना है कि मिनिमम पैरेलल में आता है और आइडेंटिकल है ना, सारे सेम है, तो क्यों इतना बड़ा फॉर्मूला लगाना, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4 प्लस 1/r5, इतना बड़ा क्वेश्चन। नो 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 नो, हम कौन सा लगाएंगे, हमने किया था एक फॉर्मूला R/N, और ये फॉर्मूला कब वैलिड होता है बच्चों, जब सारे रेजिस्टर जो लगाए हैं पैरेलल में वो क्या होंगे, आइडेंटिकल, मतलब सेम। तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा इस क्वेश्चन में। तो आर की जगह आ गया 1/5 और नीचे एन भी आ गया 5, तो ये 5 नीचे आ जाएगा, तो 1/25 ओम, ये 5 नीचे आएगा, ठीक है बच्चों। तो 1/25 ओम, सो बी इज योर आंसर। तो ये याद रखना, मैक्सिमम तो कनेक्ट इन सीरीज, मिनिमम देन कनेक्ट देम इन पैरेलल। और पैरेलल का एक फॉर्मूला आपको इजी वाला सिखाया हुआ है, अगर आइडेंटिकल है, सेम है पैरेलल में, तो R/N। नेक्स्ट है बच्चों, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट 3 incandescent bulbs A, B, C rating 40 watt, 60 watt and 100 watt respectively are connected in parallel to the electric source. Which of the following is likely to happen regarding their brightness? एक की पावर 40, एक की 60, एक की 100 है, सभी को पैरेलल में लगाया है। अगर पैरेलल में लगाया है तो तीनों बल्ब को सेम वोल्टेज मिलेगी, ये नहीं कि किसी को ज़्यादा किसी को कम, तो सभी को वोल्टेज जो है वो सेम मिलेगी। तो बताओ किसकी जो है ब्राइटनेस ज़्यादा होगी, ऑब्वियस है बच्चों, अगर तीनों को वोल्टेज सेम मिल रही है तो जिसकी पावर ज़्यादा होगी ब्राइटनेस तो भी उसी की ज़्यादा होगी। इसका मतलब पावर सबसे ज़्यादा किसकी, सी की, तो सी की ब्राइटनेस सबसे ज़्यादा होगी, फिर उससे कम होगी बी वाले की ब्राइटनेस, और फिर सबसे कम होगी ए वाले की ब्राइटनेस। तो बी सी मतलब ब्राइटनेस ऑफ सी बल्ब, तो सी की ब्राइटनेस सबसे ज़्यादा, बी की उससे कम और ए की सबसे कम। तो ऑप्शन में देखो क्या सी की ब्राइटनेस सबसे ज़्यादा वाला ऑप्शन है। ब्राइटनेस ऑफ ऑल द बल्ब विल बी सेम ना, ब्राइटनेस ऑफ ए बल्ब इज मैक्सिमम, नो, ए की तो सबसे कम है। ब्राइटनेस ऑफ बी विल बी मोर देन ए, ये ऑप्शन ठीक है कि बी की ब्राइटनेस ए से ज्यादा है, उसने ये नहीं बोला कि बी की सी से भी ज्यादा है, उसने ए से ज्यादा बोला है सिर्फ, तो वो तो बात ठीक है। और तीसरा है ब्राइटनेस ऑफ सी इज लेस देन दैट ऑफ ए, नो, ये तो गलत है, सी की ब्राइटनेस तो सबसे ज्यादा है, इसका मतलब ऑप्शन क्या आ गया, ए ऑप्शन इसका आंसर आ गया कि बी की ब्राइटनेस ए से ज्यादा है। नेक्स्ट है बच्चों 37 क्वेश्चन, बस थोड़े ही क्वेश्चन और हैं बस, ठीक है। In an electric circuit, two resistors of 2 ohm and 4 ohm are respectively are connected in series to a 6-volt battery. The heat dissipated by the 4 ohm resistance in 5 seconds will be. तो ये थोड़ा सा, ये भी थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, देखो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। एक 2 ओम का रेजिस्टर लगा है और एक लगा है हमारा 4 ओम का रेजिस्टेंस, एंड दे आर कनेक्टेड टू अ बैटरी इन सीरीज। तो एक बैटरी के साथ सीरीज में लगा दी मैंने 6 वोल्ट की बैटरी, और क्वेश्चन में बोला है बच्चों कि आपने हीट निकालनी है 4 ओम रेजिस्टर में से कितनी हीट डिसिपेट हो रही है 5 सेकेंड में। तो आपको पता है हीट का फॉर्मूला क्या होता है, हीट इज I² R T। हमें रेजिस्टेंस कौन सा बोला है 4,
तो हमारे पास रेजिस्टेंस है, हमारे पास टाइम बोला हुआ है उसने 5, तो हमारे पास टाइम है, बस हमारे पास क्या नहीं है, करंट, कि उस 4 ओम से कितना करंट निकल के जा रहा है। 4 ओम की हमको हीट पूछी है तो 4 ओम में से करंट चाहिए ना, कितना करंट देगा कौन, बैटरी। तो बैटरी ने जब टोटल करंट दिया आई, वही टोटल करंट जो है इसमें से निकलेगा क्योंकि सीरीज में लगे। और मैंने आपको समझाया था पिछली क्लास में भी कि जब बैटरी करंट देती है तो वो ये नहीं देखेगी कि मैंने सिर्फ 4 ओम के लिए देखनी है हीट, नो, वो जब करंट देती है तो वो सर पहले क्या कैलकुलेट करती है, सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस, कि सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस क्या है, फिर वो पूरा करंट उसके अकॉर्डिंग भेजती है। ये नहीं कि भी आपको क्वेश्चन में बोला है कि सिर्फ 4 ओम वाले की हीट निकाल लो तो आप 2 ओम को भूल ही जाओगे, नो, बैटरी नहीं भूलती, बैटरी देखती है कि सर्किट में कितना रेजिस्टेंस लगा है, टोटल रेजिस्टेंस देखती है बैटरी। तो ये टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, इसका टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में लगे तो आपको पता है सीधे ऐड हो जाएंगे, तो 4 + 2 = 6, तो टोटल रेजिस्टेंस इज 6, टोटल वोल्टेज इज आल्सो 6, तो बैटरी ने कितना करंट दिया, V = IR, I = V/R, 6/6 दैट इज 1 एम्पेयर। तो बैटरी ने करंट कितना दिया सर्किट में, 1, ठीक है। बस बच्चे ये गलती कर देते हैं कि जब उन्होंने करंट निकालना होता है तो वो इस वाले 2 को देखते ही नहीं है, वो कहते हैं कि क्वेश्चन में 4 ओम बोला है तो हम रेजिस्टेंस 4 ही लेंगे, नो, बैटरी ने करंट देना है तो दोनों रेजिस्टेंस देखने हैं, 3 लगे होते हैं तो तीनों देखने हैं, पैरेलल में लगे हैं तो पैरेलल का फॉर्मूला, सीरीज में लगे हैं तो सीरीज का फॉर्मूला, ठीक है। तो अब आ गया करंट हमारा 1 एम्पेयर, और ये सारा करंट इसमें से भी निकलेगा। अब हीट निकालनी है तो अब हीट के फॉर्मूले में मत लेना सारा रेजिस्टेंस, उसने तो कौन सा रेजिस्टेंस बोला है, सिर्फ उसने बोला है हमें 4 वाला, तो इसलिए यहाँ पे रेजिस्टेंस 4 वाला ही लेंगे। और टाइम कितना डाला था, 5 सेकेंड, टाइम शुड बी इन सेकेंड SI के अकॉर्डिंग, तो 1 × 4 × 5 दैट इज 20 जूल, हीट है ना, हीट के यूनिट आएंगे जूल यूनिट्स, तो यहाँ पे ये C इज द आंसर, ठीक है, 20 जूल। आगे है हमारा, टू रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम एंड 4 ओम व्हेन कनेक्टेड टू अ बैटरी विल हैव, ऑप्शन नंबर 1, दो है हमारे पास रेजिस्टेंस 2 ओम और 4 ओम के, बैटरी के साथ कनेक्टेड, तो कहते बताओ इनमें से क्या होगा। ऑप्शन नंबर 1, सेम करंट फ्लो थ्रू देम व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल, ना, आपको पता है पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में V सेम रहती है, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज सेम रहती है, और सीरीज में क्या रहता है, करंट सेम रहता है, तो ये ऑप्शन है, तो बताओ सेम करंट थ्रू द पैरेलल, नो, सेम करंट फ्लोइंग थ्रू देम व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज, यस ये है सही, सेम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस देम व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज, नो, पोटेंशियल डिफरेंस तो सीरीज में अलग अलग हो जाता है, डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस देम व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल, नो, पैरेलल में तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, तो कौन सा ऑप्शन आ गया इसका, बी वाला, कि सीरीज में करंट क्या रहता है, सेम। Next is, piece of wire of resistance R is cut into 5 equal parts and these parts are then connected in parallel. If the equivalent resistance of this combination is R dash, find the ratio of R by R dash। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया कि एक वायर थी आपके पास, उस वायर का टोटल रेजिस्टेंस था R, आपने क्या कर दिया, इसको 5 इक्वल पीसेस में काट दिया, 1 2 3 4 एंड 5, तो इनकी इक्वल पीसीस हो गए, मतलब अगर टोटल लेंथ इसकी L थी यहाँ तक, तो अब 5 पीसीस में काटना है, तो कितने पीसीस, जो अब नए पीसीस हैं उनकी लेंथ कितनी आ जाएगी, L/5 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 एंड L/5, जितने पीसीस में काटा उतने पीसीस के साथ उसको डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। जैसे अब पूरी लेंथ अगर L है तो 2 हाफ्स में काट दिया तो कितनी कितनी लेंथ जाएगी, L/2 L/2, 3 में काटते तो L/3 L/3 L/3, 4 में काटते तो L/4 L/4 L4, ठीक है। तो लेंथ जो है वो L/5 हो गई, एरिया तो सेम रहेगा ना, मोटी तो सेम रहेगी, आपने कौन सा खींची, उसको आपने काटा है, तो एरिया तो क्रॉस सेक्शन का सेम रहेगा, मोटी तो उतनी है, तो ए तीनों का ए जो है वो पांचों पीसों का क्या है, सेम, और मटेरियल भी सेम है तो रेजिस्टिविटी भी सेम रहेगी। तो पहले रेजिस्टेंस था आपका ρL/A, अब नया रेजिस्टेंस जो आपका, जिसको मैं लिख देता हूँ R*, R डैश क्यों नहीं दिया, क्योंकि R डैश उसने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को बोला है, जब इन पार्ट्स को पैरेलल में लगाया उसके बाद का टोटल रेजिस्टेंस को उसने R डैश बोला, तो मैंने इसको R* ले लिया कि इस एक पीस का, ये पीस का जो है वो कितने हमारा रेजिस्टेंस होगा, तो वो कैसे निकलेगा, रो लेंथ कितनी है हर पीस की, L/5 ओवर एरिया इज A, तो ये आ गया 1/5 रो L/A, दैट इज
ये पुराना रेजिस्टेंस था, तो पुराने रेजिस्टेंस के 1/5 टाइम हो जाएगा, क्योंकि लेंथ कम हुई है तो रेजिस्टेंस भी उतना ही कम हो गया, है ना। तो आपका जो नया रेजिस्टेंस है, अब हर पीस का जो रेजिस्टेंस है, हर पीस का रेजिस्टेंस कितना आ गया, आर स्टार दैट इज R/5, और टोटल पीसीस कितने हमारे पास 5। इनको कनेक्ट किया है पैरेलल में, पैरेलल में कनेक्ट किया है, इक्वल पीसीज हैं, इक्वल रेजिस्टेंसेस हैं, कितने हैं 5। क्यों क्यों बड़ा फॉर्मूला लगाना, हमारे पास तो इजी वाला फॉर्मूला भी है, कौन सा है कि आर स्टार बाय एन, R/N होता है, यहाँ पे मैंने आर स्टार लिया है। आर स्टार कितना है हमारा, आर स्टार इज योर R/5, तो यहाँ पे मैंने R/5 और नीचे एन, एन कितना है आपका, एन इज 5, तो नीचे भी 5, तो ये आ गया R/25। तो यहाँ पे R पैरेलल, जिसको इसने क्या बोला है, क्या लेना है R डैश, तो आपका R डैश कितना आ गया, माई R डैश इज R/25। तो ये ध्यान से करना, अभी खत्म नहीं हुआ, ये ध्यान से क्वेश्चन देखना। पीसीस में कट किया तो रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ L/5 हुई, तो रेजिस्टेंस भी कितनी हो गई, पीसीस में कट किया, लेंथ जो है हर एक पीस की L/5 हो गई, तो रेजिस्टेंस भी कितना हो गया पुराने के R/5। उन सभी पीसीस को पैरेलल में लगाया, हर पीस का रेजिस्टेंस सेम था, तो पैरेलल में हमारे पास फॉर्मूला है, अगर पीसीस की लेंथ सेम है तो हर एक का रेजिस्टेंस सेम है, हर एक का रेजिस्टेंस सेम है, तो पैरेलल में सिंपल फॉर्मूला होता है R/N, N इज नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये मैंने फॉर्मूला लगाया, R की जगह आ गया R/5 और N की जगह 5, तो हमारा R डैश आ गया R/5। उसने बोला रेजिस्टेंस की रेशो निकालनी है, ये वाली R/R डैश, तो R/R डैश कैसे निकलेगी, R/R डैश, R की जगह ऐसे ही, R डैश की जगह R/25, मेन ओवर ये वाला था, ये R के साथ R कैंसिल, ये 25 कहाँ चला गया हमारा ऊपर, तो आंसर आ गया 25/1। तो क्या यहाँ पे आंसर है, यहाँ यस, डी इज योर आंसर 25। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ध्यान से करना है इसको। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक पावर इन द सर्किट। तो इलेक्ट्रिक पावर के तो 3 फॉर्मूले आपको डायरेक्ट याद है। पहला है VI, वो यहाँ पे पड़ा है। दूसरा है V²/R, वो यहाँ पे डी ऑप्शन में पड़ा है। तीसरा है AI²/R, ये यहाँ पे पड़ा है। कौन सा इसमें से नहीं है, वो है आपका ये वाला, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे उसने बोला ना कौन सा नहीं रिप्रेजेंट करता, तो ये B इज योर करेक्ट आंसर। ये कोई फॉर्मूला नहीं है IR², ये पावर का फॉर्मूला नहीं है। Next is your, an electric bulb is rated 220 volt and 100 watt. When it is operated on 110 volt, the power consumed will be। अब rated का मतलब मैंने आपको समझाया था, उसने लिखा है 220 वोल्ट 100 वॉट। इसका मतलब कि जब ये बल्ब 220 वोल्ट मिलेगी इस बल्ब को, तो इसकी पावर, ये कितनी पावर कंज्यूम करेगा, 100 वॉट, है ना। इस बल्ब की पावर जो होगी वो 100 वोल्ट होगी या 220 वोल्ट। पर अगर कहते मैं इसको 110 वोल्ट दूं, वोल्टेज कितनी होगी 110, तो बताओ अब पावर कितनी ये कंज्यूम करेगा। तो यहाँ पे देखो, अब आप क्या लॉजिक लगाते हो, आप बोलोगे 220 से 110 हुआ, हाफ वोल्टेज हो गई, तो वोल्ट जो पावर है वो भी क्या हो जाएगी, हाफ। ये लॉजिक लगाते हो और ऑप्शन में भी बड़ा होता है और आप बड़े खुश हो जाते हो, है ना। पर ये आंसर गलत है बच्चों। वोल्टेज आधी होने का मतलब ये नहीं है बच्चों कि जो पावर है वो भी आधी हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। आपको पावर सॉल्व करनी पड़ेगी। तो आपको देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। केस 1 में जब उसको 220 वोल्ट मिलेगी तो उसकी पावर कितनी होगी, 100 वॉट, है ना। जब वोल्टेज 220 वोल्ट है तो पावर उस केस में आपकी है V12 वोल्ट, तो पावर इज 100 वॉट। केस 2 में उसने बोला कि अगर मैं वोल्टेज 110 कर दूं तो पावर निकालो। तो पावर के फॉर्मूले हैं आपके पास VI, V²/R, I² इंटू R। तो हमारे पास I तो नहीं है, निकल भी नहीं पाएगा वो, है ना। पर हमारे पास R तो निकल जाएगा, क्योंकि देखो मैंने क्या बोला था बच्चों, R जो है वो वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता। एक बल्ब की कितनी रेजिस्टेंस है वो सेम रहती है, चाहे आप उसको 220 वोल्टेज दो, चाहे आप उसको 110 वोल्टेज दो। मतलब फर्स्ट केस का रेजिस्टेंस, इसका जो रेजिस्टेंस है वही इस केस का रेजिस्टेंस आएगा सेकंड केस में। तो मैं पहले केस से रेजिस्टेंस निकालता हूँ, कैसे निकलेगा रेजिस्टेंस। इस केस में रेजिस्टेंस निकालने के लिए यू हैव द फॉर्मूला ऑफ पावर, P1 इक्वल टू V²/R। तो यहाँ से R क्या आ गया, P1 सॉरी V²
P1। वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 220 का स्क्वायर बाय 100। सॉल्व करोगे तो 220 ये डबल ज़ीरो के साथ डबल ज़ीरो कैंसिल, तो ये आ गया 22 इंटू 22। इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, बाद में इसकी डायरेक्ट वैल्यू यही फिल कर देंगे। तो इस केस में भी रेजिस्टेंस कितना आ गया 22 इंटू 22, क्योंकि रेजिस्टेंस सेम रहते हैं दोनों केसेस में, चाहे आप वोल्टेज कम दो चाहे ज़्यादा, उस डिवाइस की रेजिस्टेंस कभी नहीं चेंज होती, ये याद रखना। तो बस फिर आपको सेकंड केस में वोल्टेज मिल गई, आपको सेकंड केस में रेजिस्टेंस मिल गया, आपने निकालनी है पावर। तो P2 का फॉर्मूला इज P2 इज V स्क्वायर बाय R। पहले इसी फॉर्मूले से आपने रेजिस्टेंस निकाला था ऊपर वाला डाटा लेके, अब इसी फॉर्मूले से आप क्या निकाल दोगे पावर। तो 110 का स्क्वायर मतलब 2 बार 110, नीचे R इज 22/22। तो देखो 11 10 ज़ा 110, 11 2 ज़ा 22, 11 10 ज़ा 110, 11 2 ज़ा 22, 2 5 ज़ा 10, यहाँ पे 2 5 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। तो पावर कितनी आई 25 वॉट। हमने क्या बोला था कि डायरेक्ट क्या निकलेगी 50 वोट, है ना। आप तो डायरेक्ट 50 लगा दोगे तो ये आंसर गलत हो जाएगा। तो ये याद रखना आप कि ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए तो ये वाला लॉजिक नहीं लगाना, ये कोई नहीं लॉजिक है, यही लॉजिक है, ठीक है। आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस निकालो पहले केस से, दूसरे में वही रेजिस्टेंस को यूज करके पावर निकाल दो। तो इसका आंसर आएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू कंडक्टिंग वायर ऑफ सेम मटेरियल, मटेरियल दोनों का सेम बोलना है, एंड इक्वल लेंथ, लेंथ भी सेम बोली है, एंड इक्वल डायमीटर, इक्वल डायमीटर भी है। दो वायर्स हैं, दोनों की लेंथ मटेरियल और डायमीटर सेम है, पहले सीरीज में लगाया देन पैरेलल में लगाया सेम वोल्टेज के साथ, तो रेशो बताओ हीट प्रोड्यूस की। तो देखो बच्चों, दोनों कंडक्टर, कंडक्टर 1 और कंडक्टर 2, दोनों का एरिया सेम होगा क्योंकि दोनों का डायमीटर सेम है, दोनों की लेंथ सेम है, दोनों सेम मटेरियल के मतलब दोनों की रेजिस्टिविटी सेम, दोनों की लेंथ सेम, डायमीटर सेम है तो दोनों का एरिया भी सेम। तो इसका मतलब दोनों का रेजिस्टेंस भी क्या होएगा सेम, क्योंकि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला इज रो एल अपॉन है, सब कुछ तो सेम है। तो दोनों का रेजिस्टेंस सेम है, मान लो कि पहले का रेजिस्टेंस भी आर तो दूसरे का भी आर, पहले लगाया इनको सीरीज में, तो अगर मैं इनको सीरीज में लगा दूंगा तो इनका टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा आर एस आर प्लस आर दैट इज 2R। और अगर फिर बाद में इन्होंने लगा दिया इनको पैरेलल में, पैरेलल में लगाओगे तो आपको पता है आइडेंटिकल वाला केस सेम है, तो आर बाय कितने हैं 2, सीरीज में 2R हो गया और पैरेलल में R/2। दोनों को लगाया है सेम पोटेंशियल डिफरेंस के साथ, दोनों को, इसको भी V के साथ और इसको भी V के साथ, मतलब टोटल वोल्टेज इस केस में भी V है और टोटल वोल्टेज इस केस में भी कितनी है V। तो रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन बोली, हीट प्रोड्यूस निकालनी है तो सीरीज ओवर पैरेलल, सीरीज में आएगी आई वाला फॉर्मूला नहीं लगाना, आप हीट का वी वाला लगाना है, क्योंकि हमें वोल्टेज पता है दोनों में सेम है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस, और रेजिस्टेंस भी पता, तो आई वाला क्यों लगाए फॉर्मूला, आई तो पता ही नहीं, वी वाला लगाओ। तो हीट का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है वी में, वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी। तो यहाँ पे आ जाएगा वी स्क्वायर, वोल्टेज सेम है, रेजिस्टेंस आर एस का कितना कितना है 2R, तो यहाँ पे 2R टाइम टी, हीट पैरेलल, रेशियो निकालनी है ना, तो वी स्क्वायर बाय 2R की जगह आएगा R/2 और टाइम सेम ही लेंगे, टी टाइम में दोनों में हीट देखेंगे ना, तो ये टी के साथ टी कैंसिल, वी स्क्वायर के साथ वी स्क्वायर कैंसिल। अब देखो इसको ध्यान से, ये 1/2R बाय 1/R/2, तो ये कैसे लिखा जाएगा, इसको आप लिखोगे 1/2R इंटू R/2। मेन ओवर के नीचे जब एक और ओवर आ जाए तो वो रेसिप्रोकल हो जाते हैं ना, 1/R/2 की जगह क्या आ जाएगा R/2, तो ये R के साथ R कैंसिल, आंसर आएगा 1/4 दैट इज 1/4। तो 42 का आंसर क्या आया आपका 1/4। समझ लगा, ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है, इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। सो बच्चों, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर एमसीक्यू क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन अगर आप अच्छे से कर लोगे तो आई होप पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जिसमें आपका कंसेप्ट ना लगे, क्योंकि दीज क्वेश्चंस कवर ऑलमोस्ट इंटायर कंसेप्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
तो बच्चों, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।